सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 11 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे राजनीतिक खबरें हैं, उसमें नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने आर्टिकल्स पे आते हैं जो सीधी तौर पे डायरेक्टली हमारे काम आएंगे। जैसे हम जानते हैं 26 जनवरी पास आ रही, तो उसकी परेड की तैयारी भी चल रही है। हमारे एडिटोरियल्स पे आज बात की जा रही है अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक पृथ्वी लगभग 10 अरब लोग का घर होगी। इससे वैश्विक खाद्य मांग 50% तक बढ़ने की अनुमान है। कृषि योग्य भूमि एक सीमित संसाधन है और इसका विस्तार अक्सर वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान की कीमत पर होता है। साथ ही हम जानते हैं, कई रिपोर्ट्स में हमें जानने को ये मिला है कि जो डिमांड होने वाली है आने वाले समय में, जो डिमांड होने वाली है आने वाले समय में वो फूड की बढ़ेगी ही। इसलिए हमें या तो फूड के और ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब हम ट्रेडिशनल सिर्फ खाद्यान्न उत्पादों पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वर्कलोड पड़ेगा, उस प्रोडक्शन पे लोड पड़ेगा, तो आगे जाके क्राइसिस फूड के होते रहेंगे। हम जितना ऑल्टरनेट करेंगे फूड प्रोडक्शन को या फूड के प्रोडक्ट्स को, हम उतना बेहतर ही इंश्योर कर पाएंगे कि खाद्यान्न उत्पादों की सप्लाई बरकरार बनी रहे। अब ये कैसे होगा? देखिए, नॉर्मल फूड जो है, वेजिटेबल्स वगैरह तो हम लेते ही, वो लेंगे ही। हम ऑल्टरनेट कैसे कर सकते हैं? हम मिलेट्स बेस्ड फूड पे फोकस कर सकते हैं, जो कि इवन ड्राई स्टेट जैसे राजस्थान में भी उगाई जा सकती है। ठीक है, और न्यूट्रिशंस उतनी बराबर होते हैं। मतलब कि हम खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्स करेंगे, तभी हम आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। और जानते हैं, पिछले कुछ दशकों में भारत की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1947 के 60% से घटकर पिछले वित्त वर्ष में 15% की हो जाना एक गहन बदलाव का प्रतीक है। देखिए, 1947 में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था 1947 में हमारे जीडीपी में, वो था 60%। और जो आज हम वर्तमान में बात करें 2023 आते आते वो हो गया है 15%। मतलब कि इस समय वर्तमान में कृषि में प्रोडक्शन के लेवल पे बहुत चेंज देखने को मिला है। और पिछले कुछ दशकों के तो दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर भी अस्थिर रही है। मतलब कि कृषि क्षेत्र कुछ इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है। या तो वो मौसम की वजह से होता है, क्लाइमेटिकल चेंजेस होते हैं, या फिर वो कोई ना कोई सप्लाई चेन प्रॉब्लम होती है। मेजरली तो मौसम ही होता है। इस बदलाव को एक महत्वपूर्ण चालक औद्योगिकरण और शहरीकरण की तीव्र गति रही है। अच्छा, अर्बनाइजेशन भी आ गया है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हमारी बदल चुकी हैं। तो हम टोटली भी पहले की तरह कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक दौर में हमें अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। डॉक्टर स्वामीनाथन जी थे, उनके जो पूरे डायरेक्शन दिया था। और उनके जो गुरु थे नॉर्मन बोरलॉग, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उत्पादन की उच्च स्तरों के बावजूद भारत में अन्य बड़े उत्पादक देशों की तुलना में कृषि उपज कम है, तभी हमको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, 1950 से 51 से खाद्यान्न की उपज में 4 गुना वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान यह 2017-71 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जबकि वर्ष 2021 में यह 2394 किलो प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। इसके मुकाबले भारत में 2000 से 2001 में उपज 1.901 टन प्रति हेक्टेयर थी। मतलब ये प्रोडक्शन में उपज में कमी हो रही दिख रही है। उच्च उत्पादन के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में मुताबिक भारत 22 करोड़ से ज़्यादा लोग कुपोषित हैं। अच्छा, भारत में अगर प्रोडक्शन है भी, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ख़त्म होने को आ रहा है, वो ज़ीरो हो गया है। वो उपज तो हो रही है, मगर फिर भी लोग कुपोषित हैं, है ना। 97 करोड़ से ज़्यादा
ऐसे में बीज, उर्वरक, बिजली और पानी जैसे कृषि उत्पादनों पर भारी सब्सिडी देने के बावजूद अधिकांश किसान लगातार संकट में हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में इतनी सारी योजनाएं होने के बाद भी इस क्षेत्र में लोग इंटरेस्ट अब कम दिखाते हैं। अगर आप कृषि फैमिली से बात करें गांव में, विलेजेस में, तो जितनी भी उनकी आगे वाली जनरेशन है, ठीक है, वो कृषि छोड़ रही है ज़्यादातर। उन्हें शहरों में काम करना पसंद है। एक तो लाइफस्टाइल के लिए उनको लगता है कि लाइफस्टाइल नहीं है गांव में। दूसरी बात है कि कृषि में इतनी वर्क है ना, हर समय खेत में काम करना पड़ता है ना, मौसम के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं कृषि से। तो ये भी संकट है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी ये क्षेत्र अपनी, है ना, इंक्रीज नहीं देख रहा है। 2022-23 में 3.36% कर दिया गया था, जो आपका क्या कहते हैं कुल बजट आवंटन किया गया था। बजट का 3.36% आपका एग्रीकल्चर को लेके ही था। और 23-24 में 2.78 ही रह गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के कोई कारकों को जिम्मेदार कई कारक ठहराए जाते हैं। अनियमित मौसम, जैसा कि मौसम होता है आपका ना, बारिश कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी ओला पड़ जा रहा है, पाला पड़ जा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी जा रही है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, इरिगेशन की सुविधाएं ठीक नहीं है, कैनाल भली योजना बन गई है मगर वो बन नहीं पाई है, पानी का डाइवर्जन नहीं हुआ है पर्याप्त, और आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों ने सामूहिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगातार योगदान देने की कृषि क्षेत्र की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। ठीक है ना, सरकार के तमाम दावों के बावजूद परिवहन और भंडारण सुविधाओं सहित अपर्याप्त बुनियादी ढांचे कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक बाधा बना हुआ है। साथियों, हम जानते हैं कि कैसे जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी बराबर डिमांड रही है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ की अभी भी दिक्कत है। स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज, खाना जो उपज होती है बेसिकली गेहूँ वगैरह आपका या कोई भी रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज होना ज़रूरी है, कोल्ड स्टोरेज होना ज़रूरी है। ख़ास फसलों के लिए वो सुविधाएं अभी भी मुहैया नहीं कराई गई हैं, है ना। इसलिए वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार हम अगर प्रोडक्शन कर भी लें, कुछ दिन के लिए मार्केट में सेल आउट नहीं हो रहा है, या फिर वो आ, कुछ लंबे समय तक कुछ पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें स्टोरेज में रख देंगे। स्टोरेज में रखना ही नहीं पाते क्योंकि स्टोरेज होता ही कम है इतने सारे। अगर स्टोरेज में रखना भी चाहें तो रख नहीं पाते हैं। कृषि क्षेत्रों के साथ मजबूत जीडीपी विकास दर की विरोधाभास पर तत्काल ध्यान देने और लक्षित हस्तक्षेप की ज़रूरत है। देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये बड़ी विडम्बना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके ही सबसे ज़्यादा योजना है। एग्रीकल्चर एग्री लोन योजना है, एग्री क्या कहते हैं सब्सिडीज़ हैं फार्मर्स के लिए, है ना, लोन वेवर हो जाते हैं, पूरे पूरे लोन माफ़ हो जाते हैं। मार्केट फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, मार्केट पैक्स बनाई गई हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब क्या क्या नहीं है इस क्षेत्र को ज़िंदा रखने के लिए। मगर फिर भी क्यों, पहली बात तो कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो नीचे गिरता जा रहा है। दूसरी बात, क्यों फार्मर्स छोड़ रहे हैं कृषि, वो जा रहे हैं शहरों की तरफ सर्विस सेक्टर में। क्यों नई जनरेशन को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर करने में। और व्यवहारिक तौर पे कहाँ पे मूलभूत प्रॉब्लम पे हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट्स को हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम इस क्षेत्र का विशेष ख्याल रख पाएंगे। सिंचाई, भंडारण, इरिगेशन, आप देखिए ना, इरिगेशन सिंचाई योजनाएं हैं मगर वो कुछ क्षेत्रों में आज भी कारगर नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बात, राज्यों के बीच में जो नदियों को लेके दिशा परिवर्तन का बंटवारा रहता है, लड़ाई रहती है, उस चक्कर में भी कभी कभी सिंचाई योजनाएं लंबे समय तक टल जाती हैं। तो उस क्षेत्र के किसानों को समस्या रहती है। जितना भी आपका वाटर डिस्प्यूट होता है ना, पानी का जल विवाद जो होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसे हम कहते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई है कि तंत्र में भ्रष्टाचार है, जिससे किसानों को परेशान करा जा रहा है। भले ही ई मंडी जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, मगर आज भी किसानों को मंडियों में समस्या हो रही है सामान बेचने में, ख़रीदने में। बहुत का ये भी कहना होता है कि मंडी में प्रॉपर जो तो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो माफिया के रूप में आज भी काम कर रहे हैं।
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पैसा लेते हैं, परेशान करते हैं, बहुत से कारण हैं। तभी देखिए, अगर हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तभी तो सोल्यूशन आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह नेगेटिव हो जाएं कि अरे सर इसका मतलब तो कृषि में कुछ है ही नहीं। नहीं, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम अपने से अच्छा काम कर रहा है, मगर हमें और बेहतर करना होगा और स्ट्रीमलाइन करना होगा, एक ऑडिट करना होगा कि चीज़ें हैं तो वो पर्याप्त रिजल्ट क्यों नहीं दे रही हैं। आगे देखिए, फैसला और संदेश, ये छोड़िएगा, पॉलिटिकल आर्टिकल किसी काम में नहीं आएगा। संविधानहीनता की हद, देश भर में आए दिन अलग अलग इलाकों में हत्या जैसी जघन्य अपराध के मामले लोगों ने के लिए आम हो चुके हैं। रोज़ाना ऐसी घटनाएं आकर गुजर आती जाती हैं। लोगों का ध्यान इस पर पड़ता है मगर फिर भूल जाते हैं, फिर घटना बराबर बनी रहती है। गोवा में होटल में 4 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले ने बहुत सारे लोगों को ध्यान अपनी खींचा है। दरअसल इसमें बच्चे के मारे जाने के कारणों का जैसा ब्यौरा आया है, उसे हैरानी होती है कि संवेदनशीलता की अति कैसी एक माँ को भी किसी मौके पर संवेदनहीनता बना दे सकती है। देखिए, जो भी गोवा वाला केस आया, इसमें मदर ने अपने बच्चे को मार दिया है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट केस चल रहा था घर में उनके। बहुत ही, ये समाज में कैसे हमको एक डार्क साइड की तरफ दिखाता है। सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की, तो हमें यहाँ पे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो परिवार के व्यक्तियों को, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है। दूसरी बात, ऐसे अगर कोई व्यक्ति का नेचर लग रहा हो किसी को कि वो कर सकता है ऐसा कभी भी, तो ये एड्रेस करना चाहिए, ये अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। तीसरी बात, हमें समाज में चाहे अवेयरनेस के माध्यम से या फिर प्रॉपर एथिकल काउंसलिंग के माध्यम से एक स्कूल कॉलेज लेवल पर ही एक अच्छा व्यक्ति बनने का एहसास कराना चाहिए लोगों को। एनसीआरबी जैसी संस्था है, उसने अपने आंकड़े दिखाए तो पता लगा कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कम नहीं हुए, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब लोगों में डर ही नहीं है, या तो कानून का डर नहीं है। कानून तो अलग अलग चीज़ हो गई, क्या मॉरल डर है? मॉरल डर भी नहीं है। मतलब कि समाज कहीं ना कहीं एथिकली और मॉरली कमज़ोर है और वैल्यूज़ को नज़रअंदाज कर रहा है। मतलब कि वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। हर चीज़ कानून से नहीं हो सकती है। क्या कर देंगे आप किसी व्यक्ति को उम्र कैद कर देंगे, मगर उम्र कैद भी हम जानते हैं कि उम्र कैद में आप 14 साल बाद अपील कर सकते हो। अब बीएनएस में 20 साल कर दिया है, 20 साल अपील कर सकते हो। हमें जो मेन प्रॉब्लम कंसर्निंग है वो है कि हम मॉरली और एथिकली इस इस प्रॉब्लम को समझें, तभी क्राइम कम होगा। चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या महिलाओं के साथ छेड़खानी करना हो। कॉलेज लेवल से हमें सेशंस रखवाने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिसमें हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में और आगाह करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के बारे में आगाह करें। और ऐसे बच्चे जिनमें पर्सनालिटीज़ होती हैं, रेज इश्यूज़ होते हैं, रेज मतलब गुस्सा आना या बहुत ही पोजेसिव हो जाना, आक्रामक हो जाना, ऐसे बच्चों को फ्लैग आउट करना चाहिए, उनको प्रॉपर काउंसलिंग स्पेशल देनी चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस में अगर कोई एक पार्टी, देखिए डिसीजन जो कोर्ट ले रहा है वो अलग चीज़ है, अगर कोई भी एक पार्टी वलरेबल लगती है कि कुछ कर सकती है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हमें प्रॉपर इन चीज़ों के लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। यह हत्या की किसी घटना का सामान्य ब्यौरा हो सकता है, मगर इसके पीछे कारण के रूप में जिस स्तर पर शून्य भाव, स्वार्थ, उथल पुथल और संवेदनहीनता को देखा जा सकता है ना। अरे ये कोई मर्डर केस थोड़ी है ना। आप क्या कर दोगे? जेल कर दोगे आप उसे। मगर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सोसाइटी में है कि सोसाइटी में वैल्यूज़, एथिक्स जो हैं, कहीं कहीं पे लोग समझ नहीं रहे हैं कि ज़रूरत है हमको।
इसमें कोई दोराय नहीं है कि अक्सर हत्या की वारदात में कई बार पिता भी अपने पुत्र का तो पुत्र अपने किसी अभिभावक को मार डालने का आरोप होता है। इसलिए माँ को एक उम्मीद के रूप में देखे जाने के बावजूद किसी घटना को उदाहरण नहीं बना सकता। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक की कंपनी सबसे उच्च पद पर होने के समांतर आरोपी महिला पति के साथ अपने निजी संबंध में तनाव और बच्चे से दबाव के बीच खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं रख पाई। आप समझने का प्रयास करिए। अगर हम बोले नहीं सर एजुकेटेड लोग नहीं करते हैं ऐसा, एजुकेटेड लोग नहीं करते हैं तो क्या? जिन महिला ने अभी घटना गोवा में करी है, ये पहली बात तो टेक्निकल नॉलेज वाली व्यक्ति थी, वो अपनी बहुत सीनियर पोस्ट पे थी, सीईओ थी कंपनी में, हस्बैंड भी हाईली एजुकेटेड थे, देखिए दोनों पढ़े लिखे हैं, है ना। अगर आप कह रहे हो नहीं सर क्राइम तो वो थोड़े से समाज के वो लोग करते हैं जिनमें या तो पैसे की कमी होती है या कुछ पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं या वो समाज को उतना बेहतर जी नहीं पाए होते हैं, तो वो अपना को अलग फील करते हैं इसलिए क्राइम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, महिला तो प्रॉपर पहले तो महिला थी, फिर मदर थी, उसके बाद वो हाई एजुकेटेड थी, फिर भी घटना को अंजाम दिया। मतलब कि एथिकली वो डिलेमा में आ गई थी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने ऑब्लिगेशंस को लेके, ह्यूमन वैल्यूज़ में वो कंफ्यूज में आ गई थी, कंफ्यूजन में। और हम यहाँ किसी महिला को टारगेट नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या समाज में संवेदनहीनता की कमी है अगर हो रही है, क्योंकि ये तो केस एक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत केसेस होते हैं कोर्ट्स में तो जो कभी न्यूज़ में ही नहीं आ पाते हैं। तो हमें एड्रेस करने की जरूरत है साइकोलॉजिकली, काउंसलिंग सेशंस के माध्यम से नई पीढ़ी में खासकर हम एक अच्छा सा वैल्यूज़ इनपुट करें। चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं, बाकी अखबार आप भी अध्ययन कर लीजिएगा एक बार, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। शेख हसीना जो वापस से इलेक्शन जीत चुकी हैं बांग्लादेश का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।